हेलो, वेलकम अगेन टू द चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। और बहुत बहुत दिल से शुक्रिया आप लोगों का जो आपने पहली वीडियो पर रिस्पांस दिखाया। मतलब उम्मीद से परे, एक तरह से हम कह सकते हैं कि उम्मीद से ज़्यादा आप लोगों का रिस्पांस आया। और मैंने सोचा था कि कहाँ ये जो सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू हो पाएगी, लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिखाया। 2 दिन में काफ़ी सारे जो है मैंने सोचा था उससे ज़्यादा व्यूज़ आप लोगों ने दिए, रिटेंशन भी अच्छा दिया आप लोगों ने। और आप लोगों को ये सीरीज़ और आगे भी पसंद आएगी, मैं उम्मीद करता हूँ इस बात की। तो चलिए हम जो है उसके आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने बात करी थी यहाँ पर डुअल नेचर को शुरू कर दिया था, और डुअल नेचर में हमने जो है कुछ बातें करी थी और इलेक्ट्रॉन इमिशंस तक हमने पढ़ लिया था। और उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस वीडियो में जो है आगे बढ़ाएंगे उस चैप्टर को, और इस चैप्टर को जो है अपन खत्म कर देंगे एमपी बोर्ड के लिहाज से अगर देखा जाए तो इस वीडियो में अपन क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं आज वो देख लो आप। सबसे पहले तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैं समझाने वाला हूँ। बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन मैंने समझा दिया था, फिर भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अलग से समझाना ज़रूरी है, वो मैं समझाऊंगा। लॉज अपन समझेंगे, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझने वाले हैं इसके अंदर अपन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। तीसरी चीज़ अपन समझने वाले लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट से ही समझ में आएगा। लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट अपन समझेंगे इसके अंदर। उसके बाद प्यारे बच्चों अपन समझने वाले हैं यहाँ पर आइंस्टाइन्स एक्सप्लेनेशन। आइंस्टाइन का एक्सप्लेनेशन समझने वाले हैं अपन, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे ही आएगा उसमें जो है वेव थ्योरी ऑफ लाइट, जो है वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशन, वो बिल्कुल नेग्लेक्ट हो जाएगी, वो समझा नहीं पाएगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अच्छे से। तो उसके लिमिटेशंस आएंगे, तो आइंस्टाइन भाई साहब आएंगे और जो कि प्लैंक कांस्टेंट को, प्लैंक क्वांटम थ्योरी को यूज़ करते हुए समझाएंगे। और उसके बाद फिर अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आइंस्टाइन का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद आइंस्टाइन्स की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं अपन। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं डी ब्रोगली वेव इक्वेशन बोल सकते हैं अपन, और डी ब्रोगली वेव के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो दैट्स ऑल। ये 5 टॉपिक बचे हुए हैं, 5 टॉपिक बड़े शानदार टॉपिक है। वीडियो में आगे बने रहना, आपको इंटरेस्ट भी बहुत आने वाला है इन टॉपिक्स के अंदर और बड़ा मज़ा आने वाला है। और एमपी बोर्ड के लिहाज से आप ये देखकर चले जाएंगे तो आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, सारी चीज़ें इसके अंदर क्लियर हो जाएगी। बाकी एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और हम समझते हैं सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही वो चीज़ है प्यारे बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही वो चीज़ है जो कि क्वांटम नेचर ऑफ लाइट, फोटोन नेचर ऑफ लाइट को समझाती है, या क्वांटम नेचर ऑफ लाइट को समझाती है। ये चीज़ ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है। क्वांटम नेचर ऑफ लाइट को कौन सी चीज़ समझाती है, कौन सा एक्सपेरिमेंट समझाता है, तो हम ये कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप लोगों को मालूम है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन मैंने आप लोगों को समझाया था, उसी के बेसिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। वो हमसे ये बोलता है कि जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर हम लाइट रेडिएशंस को सूटेबल फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ वाली लाइट रेडिएशन को किसी भी मेटल सरफेस पर इंसिडेंट करते हैं, तो उसमें से जो है इलेक्ट्रॉन्स इमिट होना शुरू हो जाते हैं। इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायग्रामेटिकली समझेंगे, पहले भी मैंने आप लोगों को समझाया था। तो लाइट या फिर रेडिएशन सिर्फ बोलें तो भी सही रहेगा, लाइट रेडिएशन ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, क्योंकि वेवलेंथ से ही एसोसिएटेड होती फ्रीक्वेंसी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पर किसी मेटल के ऊपर इंसिडेंट कराते हैं तो उसमें से जो है इलेक्ट्रॉन्स गेट इजेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। अगर सूटेबल वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी वाली लाइट हुई तो वही बात जो मैं आपको पहले बोल रहा था, वही यहाँ पर दोहराऊंगा मैं, कि अगर उन्हें एंट्री टिकट मिल गया या एग्जिट टिकट बोल सकते हैं, वो मिल गया या उससे ज़्यादा पैसे उनको मिल गए, तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। और दिस फिनोमिना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हर मेटल के लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन वो अलग अलग होती है। हर मेटल के लिए वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी हम कह सकते हैं वो अलग अलग होती है। तो एवरी मेटल हैज़ डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर इजेक्शन ऑफ
फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हर मेटल के लिए अलग अलग होती है। जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था, मैं अभी बता देता हूँ आपको। सीजियम जो मेटल है, सीजियम मेटल, उसकी सबसे कम जो है आपकी सूटेबल फ्रीक्वेंसी होती है, सबसे कम जो है हम कह सकते हैं उसको सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है जिसके बेसिस पर जो है इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से निकल जाते हैं। यानी विजिबल लाइट या फिर अल्ट्रावायलेट लाइट से ही हम जो है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर से निकाल सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा सकते हैं। अब बेसिकली हम इसको घर पे उस तरह से तो नहीं कर सकते जिस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अरे देखा हमने और लाइट भेजी और इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए। ये जो है प्रॉपर इन्वायरमेंट में, प्रॉपर जो है सेटअप के साथ में ये चीज़ होती है, और लैब के अंदर ये चीज़ होती है। और सूटेबल फ्रीक्वेंसी किस तरह की होना चाहिए उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं नापने के लिए। वो सारी चीज़ें आपको वीडियो जो है यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी, आप लोगों को पता ही होगा, है ना। लेकिन हम जो है सीजियम मेटल को लेकर कुछ हद तक घर पे भी ये वाला एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जिसके बेसिस पर हम इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं वो दिखेंगे तो नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से ये जो है पॉजिटिव चार्ज होगा, और उसको जो है किसी दूसरी चीज़ से कनेक्ट करते हम पोटेंशियल डिफरेंस पता लगा सकते हैं कि हाँ यार भैया इलेक्ट्रॉन तो निकले हैं। ये बात आपको ज़रूर समझ में आ जाएगी उसके अंदर। ठीक है, तो गॉट इट, सिंपल सी बात है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ये जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, अपने को समझ में आ गया, बहुत प्यारी बात है, मज़ा आ गया। अब अपने को समझना है आगे की चीज़, जिसको हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों, जिसको हम बोल सकते हैं यहाँ पर लेनार्ड्स फोटो इलेक्ट्रिक लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें अपने को समझना पड़ेगा लेनार्ड्स के एक्सपेरिमेंट को, लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट को अपने को समझना पड़ेगा। ओके, ये नाम से कभी भी एग्जाम के अंदर नहीं आएगा, सिर्फ नियम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के आते हैं। 4 नियम है, जिसमें से आप लोगों को बोला जाएगा एनी 2 लिख लो, या फिर 4 ही याद कर लो, पूरे 4 लिख देंगे तो 2 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे हमारे को। तो लेनार्ड्स के एक्सपेरिमेंट को अपने को समझना है यहाँ पर। अब लेनार्ड ने क्या किया हमें पता है, शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया था पिछली वीडियो के अंदर डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में, है ना। डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में बताया था भाई, विलियम क्रूक ने एक एक्सपेरिमेंट करा था, प्रेशर बहुत कम कर दिया था और हाई वोल्टेज दिया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज दिया था और देखा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है वाली बात तो अपने को मालूम है। ये कैथोड है, ये एनोड है। कैथोड बेसिकली जो है वो नेगेटिव चार्ज होती है, और एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है। अपने को पता ही है, जाहिर सी बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है ये। ओके, अब लेनार्ड ने क्या किया, यहाँ पर एक थोड़ा सा दिमाग चलाया, बोला कि चलो एक काम करते हैं अपन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो अपने को समझ में आया, एक काम करते हैं अपन यहाँ पर एक ग्लास विंडो लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ग्लास विंडो। ग्लास विंडो, ग्लास विंडो लगाई क्योंकि इसमें जो है हमें रेडिएशन को भेजना था, लाइट को भेजना था। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमें समझ में आ रहा है कि भाई करंट फ्लो हो रहा है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, और करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है उससे उल्टे डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है, तभी करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, भले ही से एयर हो, गैस हो, कोई भी हो, लेकिन उसमें जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर पा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, समझ में आया, बहुत शानदार। अब क्या किया गया यहाँ पर, एक ये ग्लास विंडो है, GW लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ GW। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, लाइट को इंसिडेंट कराया, लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं जब यहाँ पर, और लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं और तो देख रहे हैं कि करंट जो है वो, माइक्रो एमीटर अपन लगाएंगे यहाँ पर, माइक्रो एमीटर लगाएंगे जिससे करंट जो है मेज़र किया जा सके, करंट को जो अपन मेज़र कर सके। ठीक है, लाइट को जब इंसिडेंट कराया जा रहा है तो करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है लाइट के, है ना, लाइट के की इंटेंसिटी के साथ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ में। बहुत अच्छी बात है, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, करंट की वैल्यू इंक्रीज होती चली जा रही है। बहुत अच्छी बात है, शानदार। लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई, करंट की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, बहुत बढ़िया। ओके, क्यों? इससे ये पता चल रहा है कि भाई लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रेवल करेंगे तो करंट की वैल्यू ज़्यादा होती चली जाएगी। एक बात यहाँ पर, इस बात को समझना है और इस बात को दिमाग में बिठाना है। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट, सबसे पहली बात अपनों ने दिमाग में बिठाई, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डिपेंड कर रहा है लाइट की इंटेंसिटी पर। अपन कह सकते हैं प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर। बहुत अच्छी बात है, मज़ा आ गया। लाइट की जो है इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है। अब उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, इंटेंसिटी को अपन जो है कांस्टेंट रखते हैं, बहुत अच्छी बात है।
इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखकर अपन वोल्टेज बढ़ाते हैं, वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, यानी कि हम जो है पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हैं। तो देखा गया कि ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहे हैं, करंट बढ़ रहा है, बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, करंट इंक्रीज होगा, करंट जो है इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ तक ही नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया, एक वक्त के बाद देख रहे हैं कि करंट जो है इंक्रीज हो रहा है, और एक जो है अपनी एक सैचुरेटेड वैल्यू पर आ गया, उसके बाद इंक्रीज नहीं हो रहा है। अजीब सी बात देखने के लिए मिली, जो है करंट इंक्रीज हो रहा है फॉर द सर्टेन वैल्यू, फॉर द सर्टेन वैल्यू, कुछ वैल्यू तक करंट इंक्रीज हो रहा है, और उसके बाद जो है करंट की वैल्यू जो है वो फिक्स हो जा रही है आफ्टर सम वैल्यू, कुछ वैल्यू के बाद फिक्स हो जा रही है करंट की वैल्यू। ठीक है, वैल्यू फिक्स हो जा रही है, इसको इन्होंने सैचुरेशन करंट बोला, सैचुरेशन करंट। तो सैचुरेशन करंट की डेफिनेशन क्या है? व्हेन पोटेंशियल, ठीक है, व्हेन पोटेंशियल ऑफ कैथोड हम कह सकते हैं, ठीक है, इज इंक्रीज्ड, या फिर पोटेंशियल ऑफ एनोड इंक्रीज अपन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, द वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस, बट आफ्टर सर्टेन वैल्यू द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकेम कांस्टेंट। इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है वो फ्लो हो गए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने निकल रहे हैं वो पूरे के पूरे यहाँ पर फ्लो हो गए हैं। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ करंट जो है वो कांस्टेंट हो जाती है कुछ देर के बाद में, अगर अपन इंटेंसिटी सेम रखते हैं। बहुत अच्छी बात है, इसको सैचुरेशन करंट बोलते हैं। सैचुरेशन करंट की डेफिनेशन अपने को समझ में आ गई, ये पूछी जाती है, सैचुरेशन करंट की डेफिनेशन पूछी जाती है। इस बात को याद रखना, जो मैंने समझाया वही अपने को एग्जाम में लिख के आना है। बहुत अच्छी बात है। अब एक काम करते हैं, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस घटा देते हैं। तीसरा काम करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू घटाते जा रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वैल्यू कम होती जा रही है। बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पे ब्लू पेन से ही बना देता हूँ मैं, ठीक है, ब्लू पेन से ही अपन यहाँ पर बना देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कम तो कर दी, जीरो भी कर दी, बहुत अच्छी बात है, फिर भी करंट फ्लो हो रहा है। नेगेटिव कर देते हैं, यानी कैथोड को हम पॉजिटिव और एनोड को नेगेटिव कर देते हैं, यानी कि इसका जो पोलराइजेशन है इस बैटरी का, ये अपोजिट कर देते हैं, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, इससे अपोजिट कर दिया गया पोलराइजेशन। उसके बावजूद भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे थे, प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से समझना इस बात को, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे थे, वो फिर भी जो है कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पर ट्रेवल कर जाते हैं, और करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो होते रहता है जिस डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए। ठीक है, करंट स्टिल जो है हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कम कर देंगे, और पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है रिवर्स कर देंगे, तो हम देखेंगे स्टिल करंट इज फ्लोइंग, करंट अभी भी फ्लो हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, करंट अभी भी फ्लो हो रहा है। ओके, फिर हम इस नेगेटिव वैल्यू को बढ़ाएंगे, मतलब इस वैल्यू को इंक्रीज कर दी जाएगी। चौथा हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, जो रिवर्स वाला पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बढ़ाओ, मतलब और ज़्यादा बढ़ाओ, तो जो मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो इतना ज़्यादा रिपल्जन हो गया यहाँ से, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कर दिया आप लोगों ने, कि मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से यहाँ नहीं जा पा रहे हैं, यानी कि करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। यहाँ पर करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। रिवर्स पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से कुछ समय के बाद करंट बिकम्स जीरो। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, करंट जीरो हो जाता है। ये वाली पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, इज दैट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इज दैट वैल्यू of potential difference at which the electron या फिर फोटो इलेक्ट्रॉन of maximum energy cannot, ठीक है, हम कह सकते हैं even the photo electron of maximum energy cannot, ठीक है, overcome this value
दिस वैल्यू, ठीक है, कैन नॉट ओवरकम दिस वैल्यू एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो, करंट बिकम्स जीरो, ठीक है, इज कॉल्ड दिस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज कॉल्ड, बोल सकते हैं अपन कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल। अपने को समझ में आई होगी ये बात कि भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ वीडियो चल रही कि नहीं सही से। ठीक है, बेसिकली 37 मिनट्स नहीं, 37 मिनट्स कहाँ से हो गए, 17 मिनट हुए हैं, 37 मिनट बता रहा है मैक्सिमम, मतलब इतनी कैपेसिटी बाकी है मोबाइल की। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा। अगले 10 मिनट के अंदर मैं कोशिश करता हूँ या 20 मिनट के अंदर इसे पूरा ख़त्म करने की। ओके, क्योंकि 17 मिनट हो गए, 20 मिनट और है मेरे पास में अभी, मेमोरी वाइज देखें तो भाई साहब अपने को समझ में आया होगा इतना, है ना। कट ऑफ पोटेंशियल समझ में आ गया। हाँ, एक बात और, बहुत अच्छी बात समझ में आ गई। हाँ भाई साहब, अपनों ने जो है कैथोड को जो है वो पॉजिटिव कर दिया था, एनोड को नेगेटिव कर दिया था, ये बात तो समझ में आती है अपने को। कट ऑफ पोटेंशियल भी आ गया, ठीक है, कट ऑफ पोटेंशियल भी आ गया, जिस पर करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। अब इन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, इंटेंसिटी बढ़ाते हैं लाइट की। अब हो सकता है भाई ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉन एनर्जी के साथ में निकलेंगे, इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू थी, जिस पर करंट ज़ीरो हो गया था, अब इन्होंने कहा कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा दो। इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने के ज़रिए से हो सकता है कि करंट फ्लो होने लग जाए। इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, करंट जो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, यानी जो इलेक्ट्रॉन जितने भी निकल रहे हैं यहाँ पर, इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे, वो एक भी जो है इस पोटेंशियल डिफरेंस के बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, यानी इंटेंसिटी पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये बात अपने को समझ में आना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही प्यारी बात है, समझ में आ गया, बहुत शानदार। नेक्स्ट अब अपन इन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, समझ में आया ये तो कि यार इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, करंट जीरो हो गया एक बार तो जीरो ही है जब तक अपन पोटेंशियल को ना छेड़ें। इंटेंसिटी से करंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। एक काम करते हैं, अपन फ्रीक्वेंसी चेंज करके देखते हैं करंट की, और सॉरी लाइट की। फ्रीक्वेंसी को जो है बढ़ाकर देखते हैं या फिर चेंज करके देखते हैं लाइट की। चलो देखते हैं कि वो कट ऑफ पोटेंशियल को पार कर पाता है कि नहीं, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा पाते हैं या नहीं। तो जो देखा तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने से, वो फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज करी, एक होती है इंटेंसिटी यानी उसकी तेज़ी, लाइट की कितनी तेज़ी है, मतलब कितनी तेज़ है लाइट, कितनी ज़्यादा ब्राइट है लाइट, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों हम इंटेंसिटी। फ्रीक्वेंसी यानी कि कलर पर जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो है कलर पर डिपेंड करता है, अलग अलग कलर की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पर उन्होंने कलर्ड ग्लास लगाया, कलर्ड ग्लास लगाकर देखे, अलग अलग कलर के जो है ग्लास लगाकर देखे, और फ्रीक्वेंसी जो है अलग अलग करने की बेसिकली उन्होंने कोशिश करी। जो देखा तो फ्रीक्वेंसी पर तो डिपेंड कर रहा था जो है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करने से, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बढ़ भी रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से कट ऑफ पोटेंशियल की वैल्यू कम ज़्यादा हो रही है। अपन ये कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से कट ऑफ पोटेंशियल जो है, कट ऑफ पोटेंशियल वो है चेंज हो रहा है, यानी कि जिस वैल्यू पर करंट इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक नहीं जा पा रहे थे, हिम्मत ही नहीं थी उनकी, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए, नहीं जा पा रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो नियम समझाऊंगा ना वो यहीं से आएंगे, तो अच्छे से समझना। नहीं जा पा रहे थे, वो फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से जा पा रहे हैं। तो इससे ये समझ में आया कि फ्रीक्वेंसी न्यू जो है वो एनर्जी पर डिपेंड कर रही है, यानी फ्रीक्वेंसी का मतलब एनर्जी मिल रही है उन इलेक्ट्रॉन को, तभी वो यहाँ से यहाँ पर जा पा रहे हैं। गॉट इट, समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। ओके, फ्रीक्वेंसी पर। और हर मेटल के लिए मतलब एक वैल्यू होती है फ्रीक्वेंसी की, वो तो अपने को पता ही है, जिसको अपन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात करें, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, चलो खैर इसको तो मैं बाद में बताऊंगा, अभी मैं बाद में बताऊंगा इस चीज़ को, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं, ये इनफ है हमारे समझने के लिए, जो 4 नियम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, अब उसको जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, वो जल्दी जल्दी समझ में आ जाएंगे तुम्हारे को। अब 4 नियम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के इस लेनार्ड एक्सपेरिमेंट के जरिए से, 4 लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, 4 लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहला नियम ये समझ में आया उनको, सबसे पहला नियम ये था
कि इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा है। पहला नियम क्या है? इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बढ़ रहा है, प्रोपोर्शनल है। दूसरा नियम ये समझ में आता है अपने को कि कट ऑफ पोटेंशियल एक वैल्यू होती है, कट ऑफ पोटेंशियल एक वैल्यू होती है, ठीक है। कट ऑफ पोटेंशियल एक वैल्यू होती है, उस वैल्यू पर करंट ज़ीरो हो जाता है, उस वैल्यू पर करंट ज़ीरो हो जाता है, और उस टाइम पे इंटेंसिटी आप कितनी भी बढ़ा लो भैया, पोटेंशियल डिफरेंस, ये बात याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इस बात को याद रखना, कट ऑफ मतलब जहाँ पे ज़ीरो हो गया। इंटेंसिटी आप कितनी भी बढ़ा लो, उस टाइम पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज़ीरो ही रहेगा। ये दूसरा नियम है, ठीक है। अभी पढ़ के भी बता दूंगा मैं आपको, समझ में आ जाएगा। तीसरा नियम ये है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को उतनी ही रहने देते हो, इंटेंसिटी को उतना ही रहने देते हो और फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हो, तो फोटो इलेक्ट्रिक, या फिर हम कह सकते हैं कि हाँ, कट ऑफ पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होती है, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू चेंज होती है। तो इंटेंसिटी को आप रखते हो कांस्टेंट यानी सेम, और फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ाते हो, तो यहाँ पर कट ऑफ पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, यानी वो रोक नहीं पाता है कट ऑफ पोटेंशियल उसको। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो उस फ्रीक्वेंसी की वजह से उनके अंदर एक आ जाएगी ताकत, एक जगह से एक उनके अंदर हिम्मत आ जाएगी कि हम उस कट ऑफ पोटेंशियल को भी पार कर लें। सिंपल सी बात है। यानी फ्रीक्वेंसी से उनको क्या मिल रहा है, इससे ये पता चला कि फ्रीक्वेंसी से उनको मिल रही है एनर्जी, यानी एनर्जी डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ये है तीसरा नियम। चौथा बड़ा सिंपल सा नियम है, नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट, है ना, इंसिडेंट लाइट एंड इमिशन। मतलब बहुत ना के बराबर नैनोमीटर के आसपास टाइम लगता है। जैसे ही इंसिडेंट अपनों ने कराई लाइट रे, फौरन इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होते हैं, बिल्कुल भी टाइम लैग नहीं होता है, ये 4 नियम हैं। इस 4 नियम को अगर आपको अच्छे से पढ़ना, मतलब मैंने बेसिकली जो है याद करने लायक मैंने बता दिया आपको, इन्हें अगर अपने को अच्छे से पढ़ना है तो किताब में से देख लो, अब आपको समझ में आ जाएंगे अगर पहले नहीं समझ में आ रहे थे तो, ठीक है। तो बेसिकली ये 4 नियम हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। अब हम आगे चलते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से वेव थ्योरी ऑफ लाइट हिल गई, पूरी तरह से हिल गई। और वेव थ्योरी ऑफ लाइट जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सेटिस्फैक्ट्री मैनर में नहीं समझा पा रही थी, एक्सेप्ट लॉ 1, पहले नियम के अलावा वो नहीं समझा पा रही थी। भाई दूसरे नियम में क्या है? दूसरे नियम में यह है कि फ्रीक्वेंसी कितनी भी बढ़ा दो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़ीरो ही रहेगा। अब उनने बोला कि भाई ठीक है, अगर लाइट जो है कहीं से भी निकल रही है, वो वेव के फॉर्म में निकल रही है और किसी मेटल के ऊपर पड़ रही है, बहुत अच्छी बात है, और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है, तो अगर अपन फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, तेज़ी बढ़ेगी लाइट की, एक तरह से वेव की साइकिल्स बढ़ेगी, और साइकिल्स बढ़ेगी तो ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है जब वो जाएगी फ्रीक्वेंसी मतलब वेव, और वो एनर्जी प्रोवाइड करेगी, अगली वेव और एनर्जी प्रोवाइड करेगी, एक वक्त तो ऐसा आएगा कम से कम कि इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ जाएगी। ये वाला नियम जो है वो फ्लॉप हो रहा था, नहीं फेल हो पा रहा, मतलब ये वाला जो सेकंड लॉ है ये एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था वेव थ्योरी ऑफ लाइट से। तीसरा नियम क्या है कि भाई फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, तो वही तीसरा नियम यही है कि फ्रीक्वेंसी पर तो डिपेंड करता है, मतलब इंटेंसिटी मतलब फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। ओके, तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, यहाँ पे दूसरे में कुछ गड़बड़ हो गई मुझसे, ठीक है। इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता, दूसरा नियम ये था। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है आप बढ़ा रहे हो, तो एक हो सकता है कि अगली वेवलेट कोई ना कोई वेवलेट जो है उसको एनर्जी देते चले जा रही है, जिसकी वजह से एक वक्त ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता, अगला नियम ये था। और फिर लास्ट लॉ ये था कि भाई इसके अंदर जो है नो टाइम लैग, कोई टाइम जो है लैग नहीं होता है। तो ऐसा क्यों है? मतलब थोड़ा टाइम तो लगना चाहिए भाई, इंटेंसिटी मतलब लाइट आ रही है, इस इलेक्ट्रॉन को लाइट मतलब जो है एनर्जी देगी और थोड़ी देर के बाद इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए। एकदम से फ़ौरन क्यों निकल रहा है ये? मतलब फ़ौरन इलेक्ट्रॉन क्यों निकल रहा है? या तो निकल रहा है या तो निकल ही नहीं रहे हैं। अगर उन्हें सही फ्रिक्वेंसी मिल गई तो निकल रहे हैं, नहीं तो नहीं निकल रहे हैं। तो ये वाली चीज़ जो है
खटक रही थी ये वाली चीज़, वेव थ्योरी ऑफ लाइट से एक्सप्लेन नहीं हो रही थी बेसिकली। तो उसके बाद जो है आइंस्टीन अंकल आए और उन्होंने समझाने की कोशिश करी। आइंस्टाइन ने जो है समझाने की कोशिश करी और फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी उन्होंने, और उन्होंने यूज़ करा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को। इसको उन्होंने यूज़ करते हुए जो है कहा, प्लैंक ने यह बताया था कि लाइट जो है वो फोटोन है, फोटोन है यानी कि पैकेट्स है, यानी कि लाइट वेव नहीं है, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है, और उसको वो जो है फोटोन बोला गया। और जो लाइट की फोटोन की जो एनर्जी है वो जो है उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके? फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगेगा h, और इसे प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट कहा जाता है, इसको प्लैंक्स कांस्टेंट बोला जाता है। और h जो है इसकी जो वैल्यू है होती है 6.34 इंटू 10⁻⁻37 के आसपास होती है, ठीक है, जूल सेकेंड, ऐसी कुछ एनर्जी होती है, जूल सेकेंड, ठीक है, ये एनर्जी होती है। ओके, इसी चीज़ को यूज़ करते हुए आइंस्टाइन भाई साहब ने कहा कि मैं तुम्हें समझाता हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और प्लैंक्स के क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर मैं समझाता हूँ। बहुत अच्छी बात है, अभी तक तो वेव थी लाइट, अब वो जो है फोटोन बन गई। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार, समझाओ हमें। उन्होंने कहा कि लाइट जो होती है, लाइट जो रेडिएशन होता है वो छोटे छोटे पैकेट्स यानी क्वांटा के फॉर्म में ट्रेवल करता है, किसी मेटल सरफेस से वो टकराता है। बहुत इंटरेस्टिंग है देखना, किसी मेटल सरफेस पे अगर वो क्वांटा जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन जो है अगर इस सरफेस के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करते रहते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन जो है उसी जगह पर रहे, वो इलेक्ट्रॉन जो है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस में इधर उधर होते रहते हैं। अगर कोई किस्मत है अगर किसी इलेक्ट्रॉन की कि उससे वो इधर उधर वाइब्रेट कर रहा है, अंदर बाहर तो नहीं निकल पा रहा है वो, तो ये जो फोटोन है अगर इस इलेक्ट्रॉन को मिल गया और उस फोटोन के अंदर उतनी एनर्जी हुई जितनी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए चाहिए होती है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अगर नहीं होती है तो फिर वो अपने अंदर ही जो अपनी एनर्जी को बर्बाद कर देगा जो फोटोन से मिली है। और इट इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो चांस, ज़ीरो पॉसिबिलिटी है इस बात की कि दो फोटोन किसी एक इलेक्ट्रॉन को मिले। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को ये फोटोन अगर मिल गया तो ये अपनी जगह छोड़ देगा, अगला इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, अगला फोटोन अगले इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, यानी कि इसको दूसरा फोटोन नहीं मिलने वाला, और दूसरा फोटोन जब इसको नहीं मिलने वाला है तो इसके पास वो एनर्जी नहीं आएगी जो बाहर निकलने का टिकट है। सिंपल सी बात है, ये वाली बात इन्होंने समझाई। ऑलमोस्ट ज़ीरो पॉसिबिलिटी होती है कि एक क्वांटा या एक फोटोन से ज़्यादा किसी एक इलेक्ट्रॉन को मिल जाए, ठीक है, तो वो एनर्जी अगर वो नहीं आ पाएगी तो सिंपल सी बात है निकलेगा नहीं। तो इनने बताया, आइंस्टाइन ने, कि जो एनर्जी होती है लाइट की, एनर्जी ऑफ फोटोन, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। मतलब वो जो एनर्जी है सबसे पहले तो कोशिश करेगी इजेक्ट करना, इजेक्शन, और जब इजेक्शन की जितनी उसके पास एनर्जी रहेगी और जो बचेगी वो जो है वेलोसिटी बढ़ाएगी, है ना, वेलोसिटी बढ़ाएगी, वेलोसिटी या एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, एक मिनट, उसको बढ़ाएगी वो। अभी इसको अच्छे से समझना है अपने को। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भाई कोई कहीं अपने को जाना है, 150 रुपये टिकट है वहाँ का, तो 150 रुपये, और अपने को जो है मान लो 500 रुपये मिले हुए, 500 रुपये किसी ने दे दिया अपने को, तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे 500 रुपये। पहला पार्ट तो 150 रुपये रहेगा जो कि एंट्री टिकट रहेगा, बाकी के 350 रुपये रहेंगे वो हम हमारी एनर्जी, यानी कि हम जो है अंदर जो है वो उसमें जो एंजॉय कर सकते हैं वहाँ पर जाकर, किसी भी स्पॉट पे अगर अपने को जाना है तो। वही चीज़ यहाँ पे आइंस्टाइन ने बताई कि जो एनर्जी लाइट लेकर आती है वो एनर्जी सबसे पहले कोशिश करती है इलेक्ट्रॉन को निकालें। अगर इलेक्ट्रॉन को निकालने बराबर एनर्जी है और उससे एक्स्ट्रा एनर्जी बची है तो वो दूसरी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में यूज़ हो जाएगी। ओके, तो इन्होंने ये बताया कि एनर्जी जो होती है इज़ यूटिलाइज्ड इन 2 वेज, 2 वेज में जो है यूटिलाइज होती है। पहला जिसको अपन थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे, और पहले भी बताया था मैंने जिसको वर्क फंक्शन भी बोलेंगे, वर्क फंक्शन भी बोलेंगे, जिसको अपन वर्क फंक्शन भी बोलेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोल सकते हैं। ओके, जो कि इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इजेक्शन ऑफ
फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर जो एनर्जी बची, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, फिर जो एनर्जी बची एक्स्ट्रा एनर्जी, वो एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के काम आ रही है। सिंपल सी बात है, ये दो तरह से एनर्जी यूज़ होती है। उनको उसको जो है बिल्कुल एक्सपेरिमेंटली और उसको जो है मैथमेटिकली भी इन्होंने बताया। आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये है कि जो एनर्जी आप दे रहे हो, ठीक है, वो जो है सबसे पहले वर्क फंक्शन और दूसरा जो है काइनेटिक एनर्जी में यूज़ होगी। जो एनर्जी दे रहा है वो एच न्यू है, वर्क फंक्शन यानी कि फाई पहले से ही बताया था मैंने आपको पिछले लेक्चर में, और ये हाफ mv², ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। सिंपल सी बात है। और इसको जो है अपन इसको एच न्यू नॉट लिख देंगे प्लस काइनेटिक एनर्जी इसको लिख सकते हैं, या फिर हाफ mv² ही रहने दो। और इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, हाफ mv² इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, 2 मार्क्स में आती है भाई, डिराइव कर दो, किसी भी तरह से हम डिराइव कर सकते हैं। इसको काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। सिंपल सी बात है ना। तो बेसिकली ये है आइंस्टाइन का जो है व्यू, जो कि फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट को लेकर है, ठीक है। अब बेसिकली अपन आगे चलते हैं और समझते हैं किसी चीज़ को कि अब अपने को क्या पढ़ना है। थोड़ा सा मैं देख लूँ क्या बचा हुआ है। सिंपल सी बात है, आइंस्टाइन का मैंने समझा दिया आपको। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, और यहाँ पे भी देख लेते हैं कितना टाइम है। टाइम तो है थोड़ा सा। अब अपने को लास्ट सी चीज़ समझना है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ठीक है, डुअल नेचर। डुअल नेचर तो ये डी ब्रोगली ने बताया था अपने को, डी ब्रोगली ने बताया था। उनने बताया था कि लाइट को के लिए आप झगड़ो मत। सिंपल सी बात है, झगड़ा बंद कर दो। अलग अलग साइंटिस्ट जो है झगड़ रहे थे कि नहीं लाइट को वेव, नहीं लाइट को पार्टिकल, नहीं फोटो, नहीं ये नहीं वो। उनने बताया कि चलो लाइट जो है वो डुअल नेचर जैसा बिहेव करती है, मतलब उसका डुअल नेचर होता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो वेव जैसा बिहेव भी करती है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो जो है पार्टिकल जैसा बिहेव भी करती है। उसको डुअल नेचर ऑफ लाइट बोलते हैं। और इसी को लेकर उसने ये बताया कि जो मटेरियल पार्टिकल है, क्योंकि जो नेचर होता है, नेचर को सिमेट्री बहुत पसंद है, तो सिमेट्री के बेसिस पर अगर लाइट डुअल नेचर जैसा बिहेव कर रही है, तो हम जो मटेरियल पार्टिकल है, हम है, कुर्सी है, टेबल है, या फिर ये मार्कर है, ये बोर्ड है, ये भी डुअल नेचर बिहेव करता है। ये मटेरियल पार्टिकल तो है, तो लेकिन इनके साथ में जो है एक वेव भी एसोसिएट होती है, जिसको जो है मैटर वेव्स बोला गया है, या फिर जिसको डी ब्रोगली वेव बोला गया है। तो ये बात बोली थी उसने, एज लाइट रेडिएशन, एज लाइट रेडिएशन, है ना, शोज डुअल नेचर, ठीक है, दैट इज पार्टिकल एंड वेव, ठीक है। दो मटेरियल पार्टिकल विल आल्सो शो, ठीक है, डुअल नेचर, ठीक है, दैट इज, है ना, ऑल मटेरियल पार्टिकल associated with wave of particular wavelength। उनने ये बोला, ठीक है, बोला गया कि भाई हर एक पार्टिकल के साथ जो है एक वेव एसोसिएटेड होती है, जैसे कि डुअल नेचर ऑफ लाइट है, लाइट के साथ भी वेव एसोसिएटेड होती है। अगर वो तेज़ चलेंगे तो उनकी वेव महसूस होगी, हम सब के साथ में एक वेव एसोसिएटेड है, उसने ये बताया, ठीक है। काफ़ी हद तक सच्चाई है इस चीज़ में, काफ़ी हद तक जो है सिंपल सी बात है, इससे जो है बहुत सारी चीज़ें हल हो जाती है इस थ्योरी से, तो इन्हें नोबेल प्राइज़ वगैरह भी मिला। खैर वो आगे की बात है। अब अपन यहाँ पर समझ लेते हैं प्यारे बच्चों, इनने जो है अपने को एक इक्वेशन दी, डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। ये आइंस्टाइन और प्लैंक दोनों की जो है इक्वेशन को यूज़ करते हुए इनने सबसे पहले जो प्लैंक की जो इक्वेशन है, प्लैंक की ये डेरिवेशन है, लास्ट डेरिवेशन है, इसको समझ लो। और आइंस्टाइन ने जो E=mc² जो बहुत ज़्यादा जो है फेमस है इक्वेशन, उन दोनों को यूज़ करते हुए इनने जो है hν=mc² इस तरह से जो है वो किया। और न्यू को अपन जो है लेमडा डिवाइडेड बाय c बाय लेमडा, हाँ, c डिवाइडेड बाय लेमडा लिख सकते हैं, यानी लेमडा यानी कि वेवलेंथ। c से c कैंसिल कर दो आप, तो लेमडा यानी कि डी ब्रोगली वेव की जो इक्वेशन आएगी वो आएगी mc। फॉर मटेरियल पार्टिकल को
के लिए सी की जगह पर आप वेलोसिटी लिख दो, वी लिख दो, वी यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है वेलोसिटी, सी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा h डिवाइडेड बाई एम वी, सॉरी एम वी है ये, एम वी, ठीक है। और एम वी जो है मास इंटू वेलोसिटी वो होता है मोमेंटम, तो ये आ गई डी ब्रोगली वेव इक्वेशन, ठीक है। तो बेसिकली इतना ही है, इससे ज़्यादा जो है एमपी बोर्ड में पूछा नहीं जाएगा। ये जो लेक्चर है मैंने जो आप लोगों को बताया ये शायद आधे घंटे से भी ऊपर का हो गया, इसके पहले वाला लेक्चर आधे घंटे का है। तो ये दोनों लेक्चर आप अगर अच्छे से देखकर चले जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आपकी एग्जाम के अंदर। अब इस सीरीज़ को किस तरह से आगे बढ़ाना है ये आप ही लोगों पर डिपेंड करता है। आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दिखाइए, पिछली वीडियो से भी ज़्यादा रिस्पॉन्स दिखाइए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने ये वीडियो जो है लास्ट तक देखी, ठीक है, और लास्ट तक देखी और आपने ऑब्वियसली पसंद की होगी, इसलिए लास्ट तक ये वीडियो देखिए। अपने फ्रेंड्स तक इसको ज़रूर शेयर कीजिए और जल्द अज जल्द जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।